एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो किसके अंदर होती है, यानी वो शक्ति किसके अंदर निहित होती है। तो गाइस ये जो पावर है आप जानते हैं, यह पावर संसद को दिया जाता है, यानी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी पहला। अब देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। जो भारतीय संविधान का जो हमारे अनुच्छेद 2 है ना, वो संसद को दो तरह का पावर देता है, दो तरह का पावर देता है। कौन कौन सा पावर देता है? देखो, पहला पावर ये देता है कि मान लीजिए कोई राज्य है पहले से बना हुआ है, उदाहरण के लिए मान लीजिए गोवा राज्य है, मान लीजिए पहले से बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं आजादी से पहले हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सब लोग अलग अलग थे, देसी रियासतें सब अलग थी, आजादी के बाद सबको इकट्ठा किया गया, ठीक है। तो मान लीजिए गोवा राज्य बना हुआ, तो गोवा राज्य को भारतीय राज्य के संघ में शामिल कौन कर सकता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है कि भाई देखो ये पावर मैं देता हूं संसद को, कि संसद गोवा राज्य को क्या करेगा? संघ में शामिल करेगा। दूसरा पावर क्या देता है? दूसरा पावर ये कहता है कि अगर कोई राज्य अस्तित्व में नहीं है तो उस राज्य का गठन कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे जो आपका तेलंगाना है 2014 में जो बनाया गया दोस्तों, तो इसका गठन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको? अब सोचिएगा, संसद किसी राज्य को बना भी सकता है और पहले से बने हुए किसी राज्य को शामिल कर सकता है। ऐसा कहा गया? अनुच्छेद 2 में कहा गया। अब दोस्तों एक बात को आप याद रखिएगा कि संसद जब नए राज्य का गठन करता है तो क्या वह अनुच्छेद 368 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया अपनाता है क्या? विशेष प्रक्रिया का मतलब कि कोई अमेंडमेंट एक्ट करता है क्या? ध्यान से सुनिए, जब संसद किसी नए राज्य का सृजन करता है तो क्या वह अमेंडमेंट एक्ट करता है? तो साथियों नहीं, तो कोई विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत नहीं अपनाई जाती है जब संसद के द्वारा नए राज्यों की स्थापना की जाती है तब, ठीक है। ये कैसे हो जाता है? तो नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसी? साधारण बहुमत। इस पॉइंट को याद रखना, पेपर में पूछेगा दोस्तों, तो बताना साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ना कि किसी विशेष बहुमत या विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यानी अगर कोई विधेयक आ रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए संसद में कोई एक विधेयक लाया जा रहा है दोस्तों कि ए राज्य का गठन करना है, तो इसके लिए ना कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं रखना है, बल्कि इस विधेयक को कैसे पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, इस बात को याद रखना, कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत विशेष उपबंध किया गया? देखिए दोस्तों, भारतीय जो हमारे यहाँ राज्य हैं उनके लिए, कुछ राज्यों के लिए हमने विशेष उपबंध करी हुई है ताकि वहां का डेवलप हो सके, विकास हो सके। तो उनमें से कौन कौन से राज्य? तो दोस्तों महाराष्ट्र के लिए भी हमने विशेष उपबंध किया हुआ, गुजरात के लिए विशेष उपबंध, नागालैंड के लिए भी विशेष उपबंध है। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका हो जाएगा बी। 1 2 3 तीनों आपके सही जवाब होंगे, ठीक है। तो गाइज इसको थोड़ा याद रखना, पेपर में आपसे पूछेगा। हालांकि आगे मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा जब भाग 21 आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो भाग 1 पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भाग 2 पढ़ाऊंगा, 3 ऐसे, जब 21 पे आऊंगा तो इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल में याद रखना, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, इनके लिए हमारे भारतीय संविधान में विशेष उपबंध किया गया है और विशेष उपबंध का प्रावधान हमारे भाग 21 में दिया गया है। वहां पर जाकर के मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा करते हैं। चलिए, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करने संबंधित किसी अध्यादेश या प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कल मैंने आपसे बताया था कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 है, यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। सीमा को बढ़ा सकता है, सीमा को वो घटा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो क्या करा, ध्यान से सुना। तो जो इस प्रकार का अगर कोई काम किया जाए, मतलब सीमा में परिवर्तन या उसकी सीमा को घटाना बढ़ाना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, तो एक अध्यादेश लाया जाएगा। उसी अध्यादेश के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार का कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सीमा घटाना है तो अध्यादेश मान लीजिए संसद को लाना है, तो वो क्या करेगी, राष्ट्रपति से पहले इस चीज की मंजूरी लेगी कि भाई अध्यादेश ऐसा लाऊं या फिर नहीं लाऊं, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास अध्यादेश को मत जानने के लिए भेजता है तथा दिए गए मत को मानने के लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, बाध्यकारी होता है, ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन ले। मान लीजिए ये यूपी है, ठीक है, और यूपी का नाम बदलना है, रामपुर करना है,
समझ रहे हैं आप ना, ठीक है, राम प्रदेश करना है। तो अगर ऐसा करना है तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यूपी की जो संसद लोग हैं इनको एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है, कैसा, एक प्रस्ताव रखना पड़ेगा नाम बदलने का। और इस प्रस्ताव में पहले विशेषता कि यह प्रस्ताव सबसे पहले राष्ट्रपति के, ठीक है, किसके, राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी पर आएगा, मतलब पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे तभी इसको प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। चलो, और राष्ट्रपति क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अब यूपी का नाम बदलना है तो यूपी में आएंगे उस प्रस्ताव को लेकर के कि भाई साहब देखिए आपके राज्य का नाम बदलने वाला है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे क्या। तो यूपी का जो हमारा विधानमंडल है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मान लीजिए, ये क्या कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम ऐसा करो नाम मेरी मर्जी से कर दो, ठीक है। महामहिम या फिर संसद ने कुछ और नाम सोचा था, लेकिन योगी जी कहते नहीं, नाम मेरी मर्जी से कर दो। जैसा यूपी है ना, उत्तर प्रदेश है, इसे राम प्रदेश कर दो, क्या कर दो, राम प्रदेश कर दो, ऐसा कुछ, ठीक है। अब सुनिए, अब जो ये इन्होंने कहा माननीय योगी आदित्यनाथ जो कहें, तो क्या इसे मानने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी या इनसे लगे हुए हैं माननीय संसद, क्या इसको मानने के लिए बाध्यकारी हैं, या योगी जी ने कहा नहीं हमारे राज्य का नाम नहीं बदलेगा, क्या इनकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो साथियों इनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इनकी बात को मानने के लिए ना ही राष्ट्रपति बाध्यकारी है ना ही संसद बाध्यकारी है, समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक कोटा पूरा करने के लिए जाता है, अपने मर्जी से संसद ये सब कर सकते हैं, मतलब बाध्यकारी नहीं होंगे, याद रखिए। और तो और निश्चित समय के अंदर उस अध्यादेश को वापस भी करना होता है संबंधित राज्य विधानमंडल को, समझ गए बात को, है ना। तो भैया बी वाला तो सही नहीं हो सकता क्योंकि बाध्यकारी नहीं होंगे, योगी जी का काम यहाँ नहीं चला। तो भैया स्टेटमेंट आपका ए हो जाएगा सही, केवल पहला वाला, बात समझ रहे ना मेरी, ठीक है। देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, हमने कल आपको बताया था। परंतु इस प्रकार की परिवर्तन के लिए ना जो अध्यादेश लाना चाहिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, है ना। उसके बाद राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, राष्ट्रपति इस प्रकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसका मत जानने के लिए भेजेंगे। हमारे योगी जी कुछ बोलेंगे, लेकिन विधानमंडल द्वारा यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इन्हें की योगी जी लटका दे उसको ना, कुछ समय दिया जाएगा, 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन, उसके अंदर देना होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा दिया नहीं नाम बदल दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो रामनगर कहेंगे तो नहीं हो सकता, अगर सीमा घटाने बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। ये दोनों काम कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ संसद करेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी आप आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, संसद अपने अनुसार भारत की राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। पहला, दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की एकता या राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है। तीसरा, भारत को अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा जाता है। तो भाई थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला चीज देखो, पहली बात तो आपने देखा कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य को क्षेत्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। चाहे वो राज्य विधानमंडल चिल्लाए चाहे जो करे, इसका मतलब कि जो राजनीतिक चित्र है अगर संसद चाह ले तो किसी देश का राजनीतिक चित्र ही बदल सकता है। अरे गोवा छोट कर दे, गुजरात का और बड़ा कर दे, कर सकता है ना। तो यह पहला वाला तो 100% समझ में आपको आ गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान राज्यों की एकता या राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। जाहिर सी बात है नहीं देता है। अरे भाई इन्होंने क्या कर दिया, संसद को इतना शक्ति दे दिया कि वो चाहे किसी राज्य को खत्म कर सकते हैं, उस राज्य को दूसरे राज्य में मिला करके नया राज्य बना सकते हैं, उस राज्य के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश के साथ साझा कर सकते, मतलब इतना पावर है। अभी आगे और डिस्कस होगा, टेंशन ना लीजिएगा। तो सॉरी गाइज, तो हम कह सकते हैं भारतीय संविधान राज्यों की एकता और राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है, ये भी कह सकते हैं। तीसरा कह रहा है दोस्तों कि भारत अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। नहीं भाई ऐसे कैसे,
देखो हमारा जो राज्य है ना, राज्य है, यह संघ को खत्म नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? संघ को खत्म नहीं कर सकता हमारा जो राज्य है, आपने अनुच्छेद 1 में पढ़ा। लेकिन संघ जो है ना, संघ मतलब समझ रहे हैं, केंद्र से है, मतलब संसद से है, वह राज्य को खत्म कर सकता है। तो अविभाज्य कौन है? अब बताइए, अविभाज्य संघ है या फिर राज्य है? विभाज्य का मतलब जो बढ़ जाए, तो आप इस तरह से कह सकते हैं विभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। बात समझ रहे? विभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि हमारा राज्य कैसा हो सकता है भाई, राज्य का विभाजन हो सकता है, तो हम एक नए शब्द में इसको कहेंगे। ये वाला शब्द ना अविभाज्य राज्य नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ विभक्त राज्य है, मतलब राज्य टूट सकता है, राज्य को बांटा जा सकता है गाइज। तो हमारे यहाँ विभक्त राज्य का, लेकिन हमारे यहाँ जो संघ है वह अविभाज्य है। यही चीज अमेरिका में नहीं है दोस्तों, अमेरिका में इसका विपरीत है। अमेरिका में अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है, ना तो राज्य संघ को हिलाएगा ना संघ राज्य को हिलाएगा। लेकिन भारत में क्या है, विभक्त राज्य का अविभाज्य संघ है। तो भैया तीसरा तो गलत हो गया, तो पहला और दूसरा यानी ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कर सकते बताइए, कोई बिना राज्य की अनुमति के। अनुच्छेद 3 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ सही करें। राज्यों का गठन, नए राज्यों की सीमा परिवर्तन, राज्यों का नाम इत्यादि ये कर सकता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि संसद अपने अनुसार भारत की राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है, यानी करेक्ट आंसर, सॉरी तो मतलब ये वाला फैक्ट आपका करेक्ट था। इस तरह भारतीय संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की तो गारंटी नहीं दे सकते हैं। भारत जो है दोस्तों विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। इस फैक्ट को तो आपने समझ ही लिया होगा कि दोस्तों संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा प्रावधान है जो अनुच्छेद 3 के तहत संसद नहीं कर सकता है? तो अगर आप ध्यान से दीजिए तो नए राज्यों का गठन, तो नए राज्यों का गठन, ठीक है, अच्छा नए राज्यों का गठन, ठीक, लेकिन दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश ये नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि राज्यों का प्रवेश ये आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 2 के तहत ये किया जाता है, ना कि अनुच्छेद 3 के तहत। समझ रहे हैं? सीमाओं में परिवर्तन तो हो जाएगा, नए राज्यों का सृजन भी हो जाएगा, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश संघ में नहीं किया जाएगा। तो आज इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। ये अनुच्छेद 3 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 2 के तहत संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। बात तो सही है, क्योंकि आगे अभी डिस्कस करेंगे। किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आप कहोगे सर यहाँ तो दोनों आपके सही हैं, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं दोस्तों एक और अनुच्छेद बचता है भाग 1 में, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है ना कि अगर अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 अगर इनके प्रावधान के तहत कुछ किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि इस प्रकार का संशोधन जो होगा वो साधारण बहुमत या सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में और कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, अगला दोस्तों कुछ और केसेज हैं, इसको देख लिया जाए। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध दिया कि अनुच्छेद 3 के उपबंधों के तहत साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, संसद देश के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश नहीं दे सकता है, अन्य देश को नहीं दे सकता है, बल्कि यह कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 4 कहा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इसके में कोई प्रावधान है जिसके तहत हम संशोधन नहीं कर सकते, समझ रहे, मतलब 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने केस में ये कहा कि अगर मान लीजिए कि देश के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को आपको देना है, तो इसके लिए ना साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं,
इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत आपको संशोधन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक केस था ना उस समय, बांग्लादेश में एक जगह है बेरूबाड़ी, उस बेरूबाड़ी को दोस्तों बांग्लादेश को देना था, तो उसको ही लेकर के एक मामला हो गया था 1960 में कि इसको दें या फिर ना दें, और अगर दें तो क्या साधारण बहुमत से ऐसे उठा के दे दें? तो नहीं, न्यायालय ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर भारत के किसी क्षेत्र को किसी देश को देना है तो अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान के अंदर संशोधन करिए। तो गाइज आप जानते हैं इसके लिए संविधान हुआ था, ठीक है। तो ये किस केस में कहा गया? इस बेरूबाड़ी के केस में कहा गया, बेरूबाड़ी संघ मामले के केस में ऐसा कहा गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बातें इसके बारे में जानते हैं कि आखिर में इसमें क्या कहा गया। तो वही बात कही गई, बेरूबाड़ी संघ मामला था 1960 का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 के उपबंध के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है, ठीक है। यह काम अगर वो करना चाहते हैं तो संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत उन्हें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी क्षेत्र को दे रहे हैं या किसी क्षेत्र को अंदर कर रहे हैं तो संशोधन करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार की सुविधा की वरीयता दी थी, ठीक है। अब सुनिए, आजादी के बाद दोस्तों राज्यों का, जो हमारे देशी रियासत है, इनका पुनर्गठन करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो एस के धर की अध्यक्षता में जो आयोग बना, ये राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को नहीं बताते, बल्कि कहते हैं प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था, भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ ना दोस्तों, आज भी आप जानते हैं तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है, मलयालम बोला जाता है, अन्य भाषा आप देखते हैं इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, समझ रहे हैं? इस तरह से कई सारी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में तो 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हुआ क्या ना कि जब देश आजाद होता है तो दक्षिण भारत में खासकर दोस्तों ये डिमांड होती है कि हमारे राज्यों का जो पुनर्गठन है ना, वो भाषा के आधार पर कर दिया जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई तमिल बोल रहा है दोस्तों ना, तो उसे तमिलनाडु में डाल दो, ठीक है। अगर कोई मलयालम बोल रहा है तो उसे मलयालम कर दो, अगर कोई महाराष्ट्री बोला तो उसको महाराष्ट्र में कर दो। ऐसा करके दक्षिण भारत में ये चीजें, ये डिमांड उठने लगी, ठीक है। तो उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, ठीक है, आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने क्या करी, एक कमेटी बनाई, ठीक है। जून 1948 में इन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था दोस्तों एस के धर आयोग, ठीक है। कब इसकी स्थापना करते हैं? जून 1948 में, जून 1948 में, कि भाई आप आयोग जांच करिए कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना सही होगा या नहीं। तो एस के धर आयोग ने क्या करी, इसने कही नहीं नहीं, भाषा के आधार पर नहीं सही है, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसको घटाया बढ़ाया जाए, ऐसा। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ डिमांड हो रहा है कि भाषा के आधार पर हो, वहीं पर ये आग लगाने वाला काम करके आ गए कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, ठीक है। तो जनता में और आग बबूला जनता हो गई, समझ रहे। इसके बाद क्या हुआ, फिर से दोस्तों इनकी बात तो खत्म हो गई, धर आयोग की बात, फिर से थोड़े समय बाद दोस्तों, मतलब कि यह दिसंबर 1948 की बात है, ठीक है। दिसंबर 1948, वो जून में बना था, दिसंबर 1948 में एक कमेटी और बनती है जिसे हम जानते हैं जेवीपी समिति। कौन सी समिति? जेवीपी, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोग शामिल थे दोस्तों। जेवीपी कमेटी का गठन किया गया है दिसंबर 1948 में। इनका काम क्या था? यही काम था कि आप जांच करिए ऐसा भाषा के आधार पर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने भी वही काम किया, ठीक है। यहाँ पे क्या करा कि पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में इन्होंने भी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि भाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख करके यहाँ पर काम किया जाए। तो आप सोचिए, इन्होंने भी कोई मतलब नहीं निकाली दोस्तों। तो ये दोनों फैक्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे,
ये भी भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो बस बवाल हो गया 56 दिन में। पोटालू साहब यहाँ पे कांग्रेस के नेता थे, ठीक है, पोटलू साहब ये यहाँ पर जख्मी हो गए दोस्तों। और 1953 में अंत में सरकार को ना बनाना पड़ा, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा दोस्तों। 1953 में अंत में सरकार को आंध्र प्रदेश का गठन करना ही पड़ा, क्योंकि बहुत बवाल हो गया था दोस्तों। 56 दिन तक बहुत तेजी से वहां पर दिक्कतें होने लगी थी, ठीक है। तो अंत में क्या हुआ, सरकार ने 1953 में क्या बनाया, आंध्र प्रदेश का गठन इसको करना पड़ा। अब जब एक का हो गया तो भारत के अन्य भागों से भी डिमांड उठने लगा कि हमारे यहाँ भी भाषा के आधार पर करो। फिर आगे चल के दोस्तों ये फजल अली आयोग बनेगा, जिसका डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे अभी। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, ना तो एस.के. धर और ना ही जेवीपी समिति, इन दोनों लोगों ने इसको नहीं माना था। तो आप इसको थोड़ा याद रखना कैसे कि देखो जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, भाषाई प्रांत आयोग। और इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया, दिसंबर 1948 में प्रकाशित किया। और इसमें इन्होंने क्या किया देखना कि आयोग ने सिफारिश की राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होनी चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जब धर के आयोग की रिपोर्ट से अत्यधिक असंतोष फैल गई, क्योंकि दोस्तों देश में भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग तेजी से चल रही थी। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने एक और नया आयोग बनाया, जो भाषाई प्रांत आयोग बनाया, जिसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इस कारण इसे हम जेवीपी समिति के नाम से भी जानते हैं। और इस समिति ने क्या किया, 1949 यानी अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट दिया और औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का स्वरूप भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो ये काम भी इन लोगों ने किया है, इसको थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सदस्य फजल अली आयोग में शामिल नहीं थे। फजल अली आयोग में कौन शामिल नहीं था, तो गाइस फजल अली आयोग में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए जब वो भी फेल हो जाते हैं दोस्तों, तो आप जैसा जानते हैं अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर, ठीक है, पहले राज्य यानी आंध्र प्रदेश के गठन के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहले राज्य जब बन चुका है दोस्तों, तो देश के अन्य भागों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेजी से होने लगी। तो सरकार परेशान हो गई। सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1953 में, कब, दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। तो इसमें 3 सदस्य थे, हृदय नारायण कुंजरू यानी एच.एन. कुंजरू, के.एम. पडिक्कर और फजल अली। इनकी अध्यक्षता में बना फजल अली आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन फजल अली आयोग के संदर्भ में सही है। तो आयोग ने अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना है। तो देखिए फजल अली आयोग ने क्या कहा, आयोग द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार को स्वीकृत किया गया। भाई साहब पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी। तो भैया याद रखिएगा 2-3 आयोग देगा, आपका जवाब होगा फजल अली आयोग। आयोग द्वारा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया। अब बात है ये, आप अगर दूसरा सही करेंगे पहला गलत हो जाएगा, पहला सही करें दूसरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा वास्तव में गलत है, क्योंकि जो फजल अली आयोग था इसने कहा क्या कि एक राज्य एक भाषा नहीं चल सकता। भारत एक बहुल भाषाई राज्य देश है और यहाँ पे विविध प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये काम करेंगे, अगर एक भाषा के लोग एक जगह कर देंगे तो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, काफी असंतोष फैल जाएगी। तो भैया बी वाला नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एक राज्य एक भाषा का कॉन्सेप्ट तोड़ दिया था। तो भाई ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फजल अली आयोग 1955 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और आयोग ने क्या किया, व्यापक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की, ठीक है। परंतु आयोग द्वारा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और आयोग की बात बिना कुछ परिवर्तन किए, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सरकार ने इसकी बात मान ली।
आयोग ने क्या कहा, आयोग के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का निर्माण किया जाने का प्रस्ताव रखा गया। और दोस्तों भारत सरकार ने उस समय इनकी बात मान ली और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये क्वेश्चन सीधे आपसे पूछा जाएगा कि नवंबर 1956 में कुल कितने राज्य अस्तित्व में आए, तो भैया 14 राज्य। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, तो भैया 6। ये आपसे सीधे तौर पे पूछा जाएगा, प्लीज याद रखना इस बात को, ठीक है। बाकी के बाद में बने, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दादर एवं नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो भाई आप जानते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बेरुबाड़ी में कि अगर किसी ऐसे क्षेत्र को शामिल करना तो संविधान में संशोधन करो जो भारत का राज्य नहीं है, विदेशी राज्य। तो दादर नगर हवेली सब उस समय विदेशी थे, समझ रहे आप। तो कह रहा कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसको भारत के अंदर जब्त किया गया, तो भैया इसके लिए लाया गया था 10वां संविधान संशोधन। 1 साल बाद, समझ रहे हैं। तो कितना बन गया था 14, तो ये 15वां राज्य बन गया, संघ शासित प्रदेश बन गया 7वां नंबर का, क्योंकि 6 तो पहले बन चुके थे 1960 में ही, है ना। 1960 में ही बन चुके हैं, 56 में ही बन चुके हैं दोस्तों। भाई 56 में आपने देखा 1956 में 14 राज्य और कितना केंद्र शासित 6। तो अब दादर नागर हवेली जो है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1961 में कौन सा नंबर का बन गया, 7वें नंबर का बन गया। समझ रहे हैं चीज को, है ना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10वां। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसको थोड़ा याद रखना। क्या, देखो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 1961 में हुआ। दादर और नागर हवेली क्या बन गया, संघ शासित प्रदेश बन गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 1962 में। गोवा, दमन और दीव ये संघ शासित प्रदेश बने स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ समय बाद 1987 में गोवा हमारा पूर्ण राज्य बन गया। क्या, पूर्ण राज्य बन गया। तो भैया ये केंद्र शासित प्रदेश पहले था 1962 में, ठीक है, लेकिन 1987 से पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कब मिला है, तो 1987 में। जबकि 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों सिक्किम पहले स्वतंत्रता से पहले वो अपना खुद का अपना एरिया था दोस्तों, समझ रहे हैं, मतलब वहां का अपना राजा रजवाड़ा हुआ करता था, ठीक है। वहां पर अपना पूरा रोल चलता था उनका, चोग्याल नामक एक शासक थे, उनका पूरा शासन चलता था। लेकिन यहाँ पर भारतीयों के द्वारा इनकी रक्षा करी जाती है, ठीक। और हमारे यहाँ इसे 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सीधे पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। सिक्किम ये हमारा 22वां बना, कौन सा 22वां राज्य बनता है। अभी आप देखना 22 कैसे बन गया। संसद के द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में लाया गया था दोस्तों। तो इसको एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। और हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था और साथ साथ में भाग 10 भी इसी के तहत 10(1) ऐसा कुछ प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया था। बाद में दोस्तों इसे हटा दिया जाता है। तो पहले अनुच्छेद 2(1) भी था जिसमें संबद्ध राज्य के बारे में कुछ प्रावधान दिया गया था और सिक्किम के बारे में कुछ विशेष उपबंध दिया गया था, ठीक है, पहले। लेकिन दोस्तों 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और अनुच्छेद 2A को निरसित यानी खत्म कर दिया गया। बाकी 10 से संबंधित जो बातें थी वो भी खत्म कर दिया गया और इस तरह से हमारा 22वां राज्य बना। बात समझ गए मेरी, ठीक है। आगे, निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो भैया इसमें कौन कौन कब कब बना, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। देखो मिजोरम कब बना, 1987 में, मैं आपको बता रहा हूँ सबको। 1987 1987 में मिजोरम राज्य का गठन होता है, ठीक है। अभी आपको आसान हो जाएगा, 6 पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद आता है तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आप जानते हैं सन 2000 में इसका गठन किया गया। कब, सन 2000 में, ठीक है। तो भैया ये तो मिजोरम के बाद हुआ। तेलंगाना का तो आप जानते हैं सबसे बाद में होगा 2014 में। तो अंतिम में जहां 3 दिख रहा है वही सही मार दीजिए ना, क्या दिक्कत है। जहां 3 दिख रहा है वो सही मार दीजिए, क्योंकि तेलंगाना सबसे अंतिम में बना है। चलो ये
मणिपुर का कब किया गया दोस्तों? तो मणिपुर का 1972, 1972। इसका मतलब पहले चौथा नंबर का गठन किया गया, चलो। फिर इसका गठन किया गया, चलो। फिर 2000 का गठन किया गया, ये भी, फिर ये, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है। और आप जानते हैं दोस्तों 56 तक कितने राज्य बन गए थे? 14। चलो ठीक है। 15वां और 16वां यानी महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट किया गया। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन भाषा, गुजरात में गुजरातियन भाषा। 1960 में ये दोनों राज्य और बन गए। कितने हो गए अब? 16। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 6 साल बाद 1966 में इनको बनाया गया दोस्तों। ठीक है। अब कितने हो गए? 19 हो गए। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में इसको जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है। अब कितने हो गए दोस्तों? अब आप कहेंगे सर 22 हो गए, लेकिन उस टाइम मेघालय जो दोस्तों था। ठीक है। अच्छा, हम लोग ऐसे गिनती गिन रहे हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। हम लोग गिनती गिन रहे हैं, समझ रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं। इसमें जो आपके यूनियन टेरिटरी है वो भी शामिल हो जा रहे हैं। ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये कब बने दोस्तों? 1987 में। ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये कब बनते हैं? 2000 में। तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा राज्य हो जाएगा। तेलंगाना कब बनता है? 2014। तो भैया ऐसे याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड कब? 2000। बाकी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा कब? 1987। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम 1972। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966। महाराष्ट्र और गुजरात 1960। बाकी जितना है 1956। 14 बाकी 1956। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको थोड़ा याद रखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पेपर में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? यूपीएसआई 2021 का सबसे हलवा क्वेश्चन था। इसको बच्चा लोग तुरंत मार के आया था आंख बंद करके। ये वही लोग हैं जो बता रहे थे मेरे 400 में 400 हुए। तो भैया ये है, भाग 3 में है, मौलिक अधिकार का उपबंध दिया गया है। ठीक है। थोड़ी सी बातें करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप जानते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगा करके कहाँ तक है? 35 तक है। ठीक है। भारतीय संविधान में इसे कहाँ से लिया गया है दोस्तों? फंडामेंटल राइट को हम अमेरिका के संविधान से लेते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसे हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यूपीएसआई में ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक अमेरिकी इतिहासकार है ग्रैनविल ऑस्टिन, इनका नाम बार बार आता है और भारत में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन्हें पद्मश्री पुरस्कार आई थिंक 2011 के आसपास में मिला है। अब इसे थोड़ा ध्यान रखना, डेट को आप देख लेना। ग्रैनविल ऑस्टिन को, इन्होंने भाग 3 और भाग 4 दोनों को संविधान की चेतना कहा है। तो आपसे पेपर में पूछा गया है, मुझे लगता है यूपीएसआई 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने किस भाग को संविधान की चेतना कहा है दोस्तों? तो भाग 3 को संविधान की चेतना इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? यानी मौलिक अधिकार को कौन लागू कर सकता है? तो आप जानते हैं दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का हनन होने पर इसे लागू करवा सकता है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिएगा जो मैंने बताया वही चीज है। ठीक है। बाकी यहाँ सारे प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है। चलो वही बातें हैं, कुछ नया नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, इसमें कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों आप जानते हैं 12 से 35 तक अब हमें पढ़ना है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब आर्टिकल से जो बनने वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो संशोधन हुए हैं इनसे संबंधित इस संशोधन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वाद कौन कौन से, यानी संवैधानिक कौन कौन से वाद हुए हैं इन आर्टिकल्स को लेकर के, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो भैया कौन कौन शामिल है भाग 12 में? राज्य शब्द में। ठीक है। तो याद रखेंगे भारत की सरकार, राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल, ये सभी लोग शामिल है दोस्तों। डी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है कि पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट पूरा जितना है, जहां तक पढ़ पाइए, अगर वहां पे राज्य कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ कहता है कि राज्य का मतलब यहाँ राज्य सरकार से नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, ऐसा ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो राज्य है उसका कुछ मतलब है और इस राज्य में कुछ लोग शामिल हैं। ठीक है। जैसे भारत की सरकार और संसद इस राज्य में आती है। जहां भी फंडामेंटल राइट में आपको लिखे कि राज्य ये काम करेगा तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि भारत की सरकार और संसद ये काम करेगा, राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल ये काम करेगा। सभी जो स्थानीय निकाय हैं या अन्य प्राधिकरण हैं ये लोग
अन्य प्राधिकरण का मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जिसे कानून बनाने का अधिकार है, मान लीजिए बैंक है, ठीक है, बैंक मान लीजिए एक प्रकार का संस्था है, ठीक है। तो बैंक अगर कोई रूल बनाती है या कोई विधि बनाती है, कोई आदेश देती है, कोई अधिसूचना जारी करती है, तो ये भी किसके अंदर में आएगा, अन्य प्राधिकरण के अंदर में आएगा। और बैंक को भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, राज्य बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात को। अब बैंक अगर ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम बनाता है तो भैया ये क्या कहलाएगा, राज्य कानून बना रहा है, राज्य नियम बना रहा है, ऐसा अनुच्छेद 12 कह रहा है। और इसके साथ जो अन्य प्राधिकरण आते हैं, जैसे आपका नगर पालिका हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड हो गया, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर 1% का 0.00009% अगर इतना भी जो है उसके अंदर कानून बनाने का कोई शक्ति है तो दोस्तों वो क्या है, राज्य है। समझ लीजिए वो क्या है, आपका राज्य के अंतर्गत शामिल है, ऐसा अनुच्छेद 12 में कहा गया है। ठीक है, देखिए अभी आगे आप समझेंगे कि आखिर में अनुच्छेद 13 जब पढ़ेंगे तो और चीजों को आप आसानी से समझेंगे। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। सबसे पहले क्या, सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार है, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है हमारे पास समानता का अधिकार। ठीक है, सबके लिए समान व्यवहार करेंगे, तो भैया समानता का अधिकार पहले तीसरा वाला होना चाहिए। ठीक है, समानता के बाद हमें क्या चाहिए, आप खुद सोचिए, समानता के बाद आप क्या मांगेंगे, सबके साथ समान व्यवहार हो, सब लोग समान रूप से रहें। इसके साथ आप फ्रीडम मांगेंगे, भाई समान तो हो गए लेकिन अब हमें स्वतंत्रता भी दिया जाए। क्या दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए। तो भाई इसके बाद आपका पहला, तो तीसरे के बाद पहला, अभी तक तो सही है। फिर उसके बाद आप क्या मांगेंगे, शोषण के विरुद्ध आप अधिकार मांगेंगे कि हमारा शोषण ना हो, शोषण ना हो। तो उसके बाद आपका दूसरा, तो 3 1 2 यानी आप कहेंगे बी वाला। फिर उसके बाद देखेंगे आप संस्कृति और शैक्षिक अधिकार को आप मांगेंगे। तो प्लीज इसको आप इसी क्रम में याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछेगा। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे तब जवाब होगा 7, लेकिन पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तब आपका जवाब होगा दोस्तों 6। एक कहाँ गया, एक दोस्तों संपत्ति का अधिकार था जिसे वर्तमान में 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। क्या, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मतलब अब यह विधि से संबंधित है, अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसका हनन होगा तो अब पुलिस कार्रवाई वगैरह से काम चलाना पड़ेगा, कोर्ट वोर्ट जा करके, लेकिन इसको आप लागू नहीं करवा पाएंगे, ऐसा सिस्टम। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार हट गया और संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था एक आर्टिकल, आर्टिकल 31। तो मतलब अब आर्टिकल 31 भी आगे पीछे हो गया दोस्तों, तो हमें आर्टिकल 31 नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब सुनिएगा 29 30 है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब कितने बचे हैं, वर्तमान में कुल 6 मौलिक कर्तव्य। आपका पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, इन क्रम को याद रखना। पांचवा सांस्कृतिक स्वतंत्रता, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये 6 हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकारों के से असंगत हों या उनका अल्पीकरण करते हों अवैधानिक होंगे, मतलब शून्य हो जाएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 13, अब आप ध्यान से सुनिएगा अनुच्छेद 13 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 13 कहता है दोस्तों क्या, कि जो ये राज्य हैं, समझ रहे हैं, जो अनुच्छेद 12 के अंतर मान लीजिए जो ये राज्य हैं, तो राज्य का मतलब क्या, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या जितने भी प्राधिकरण है, स्थानीय प्राधिकरण है, या कोई भी ऐसा कोई कानून बनाता है, ऐसा कोई विधि बनाते हैं, या ऐसा कोई उपविधि बनाते हैं, ऐसा कोई अध्यादेश लाते हैं, कुछ भी अगर ऐसा करते हैं और जो ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इन 6 मौलिक अधिकार का हनन होता है, हनन का मतलब कि उसके खिलाफ हो जाता है, ठीक है, या उसका अल्पीकरण होता है, कहने का मतलब अगर थोड़ा भी कम होता है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, माननीय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, माननीय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ऐसे कानून को, ऐसे विधि को, ऐसे कुछ भी बनाया गया हो, इसको क्या खत्म कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि भैया ऐसा कोई कानून नियम मत बनाना जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा के योग्य है। अगर इसका हनन होता है तो पब्लिक सीधे जाएगी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, और जो भी तुम कानून बनाए हो इस कानून को खत्म करने की शक्ति है
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगर वो चाहे तो इसे खत्म कर दे, चाहे वो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। तो कितनी बड़ी बात है अनुच्छेद 13 में, भैया याद रखिए। ठीक है, अनुच्छेद 13 में कहा गया कि कोई भी विधि हो वो शून्य होंगी। तो भैया इस विधि में क्या क्या शामिल है? तो देखो विधि में आता है दोस्तों, चाहे संसद हो चाहे राज्य का विधानमंडल हो, अगर ये कोई विधि बनाता है, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने एक नियम बना दिया है, क्या मान लीजिए सरकार ने एक नियम बना दिया कि सार्वजनिक जहां होटल है वहां पे कुछ वर्ग के लोग को नहीं जाना है। मान लीजिए ऐसा नियम सरकार ने बना दिया कि जो सार्वजनिक होटल है, ठीक है, वहां पे जनरल लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, जनरल के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, पहला मान लीजिए ऐसा विधि इन्होंने बना दिया। या मान लीजिए कोई एक टेम्पल है, ठीक है, साबरीमाला, यहाँ पे महिलाओं को नहीं जाने दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसा कानून बना गया है, पंडितों ने अपने आप से बनाया हुआ है, संस्थानों ने अपने आप से ये कानून बनाया हुआ है। ठीक है भाई, जब बनाया था तब तो सब लोग होशियार नहीं थे, आज के लोग होशियार हैं। तो जनरल लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। कहेंगे भाई ये भाई सुना जा रहा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का सब आर्टिकल 2 ये बात कहता है कि धर्म, जात, लिंग, मजहब, भेदभाव के आधार पर हमें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। तो होटल वाले, मान लीजिए ऐसा नियम होटल वाले ने बनाया था, तो भैया होटल वाले आपने ऐसा कानून कैसे बना दिया? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है और इसके अगेंस्ट अब हम चलेंगे कोर्ट। तो माननीय कोर्ट क्या कहेंगे? हाँ भाई तुमने ऐसा कैसे बना दिया, ऐसा तुम बना नहीं सकते, तुम्हारा ये विधान गलत है। समझ रहे हैं? तो मतलब कोई भी विधि, या मान लीजिए संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया, ठीक है, संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया कि कुछ भी ऐसा हो रहा, मान लीजिए किसानों को लेकर के ऐसा कोई कानून बना दिया, या फिर महिलाओं बच्चों को लेकर के कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे लगे कि हमारी जो मौलिक अधिकार है वो हनन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि सरकार ने कह दिया कि जो प्रेस है, क्या जो प्रेस है वो कुछ जगह पर नहीं जा सकती है, ऐसा। तो प्रेस वाले क्या करेंगे? अब चिल्लाएंगे, कहेंगे भाई सुनो जरा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21, ठीक है, या आर्टिकल 19 एक, 21 से बेहतर आर्टिकल 19 का एक हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, तुम नहीं कर सकते, हम कोर्ट में जाएंगे। बात समझ रहे? इस तरह से तो संसद के द्वारा या राज्य का विधानमंडल, योगी जी भी अगर कुछ कानून ऐसा बना देते हैं तो ऐसी विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाए। ये सारी विधि होती हैं। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लाते हैं, ये भी विधि होती है। तो भाई ये दोनों चीजें यहाँ पर विधि हैं, और भी चीजें विधि में आती हैं, जैसे कुछ भी हो, कोई भी संस्था, कोई भी रूढ़ी, कोई भी प्रथा हो, कोई भी आदेश हो, कोई अध्यादेश, कोई उपविधि, कोई नियम, कुछ भी हो, अगर हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो हम कोर्ट में जाएंगे। ऐसा पावर कौन देता है? आर्टिकल 13 देता है। समझ रहे हैं? ठीक है, और आगे डिटेल में हम लोग चलेंगे, घबराइए मत। फंडामेंटल राइट का 2-3 वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है, वो बनाना ही पड़ता है। तो अभी इसके बारे में हम लोग इसकी पूर्ववर्ती विधियां, अनुवर्ती विधियां सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समस्त समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? गाइस ये उपबंध बहुत ही अच्छा है हमारे भारतीय संविधान में। भाई कुछ भी हो जाए, लोगों ने बहुत अच्छे से इसको गढ़ा हुआ है। तो गाइस अनुच्छेद 14 जो है वह विधि के समान समता की बात करता है कि सारे के सारे लोग विधि के समान समता, मतलब कि विधि में समानता, विधि के समय सारे लोग समान हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंक हो। और दूसरा, विधियों का समान रूप से संरक्षण। अब सोचिएगा, हम लोग ब्रिटेन से उठाएं कि विधियों का समान संरक्षण की बात करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं? समान संरक्षण की बात करते हैं, जो विधियां हैं उनको समान रूप से संरक्षण भी प्रदान किया गया है, समानता के साथ साथ संरक्षण भी दिया जा रहा है। सोचिए, तो ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ भारतीय संविधान में। तो गाइस डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर 14वां। ठीक है, अब सुनिएगा इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि राज्य, राज्य मतलब वही सारे लोग, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब कहां तक? 200 समुद्री मील अंदर तक, जहां तक हमारा आर्थिक अनन्य क्षेत्र रहता है, ठीक है, यहां तक 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सबके लिए कानून एक जैसा होगा, नियम एक जैसा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या कि अनुच्छेद 14
विधि के समस्त समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 में जो विधि के समस्त समानता है, इसका मतलब क्या कि जो सामाजिक विभेद है इसका उन्मूलन करने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पहले था, आप जानते हैं, जो जमींदार गांव के बड़े बड़े होते थे, ठीक है, गांव के बड़े बड़े जमींदार होते थे, इनके ऊपर पुलिस का कोई कानून काम नहीं करता था। पुलिस से कहते थे चले गोबर उठाना है, काम करना है। लेकिन वही आम पब्लिक के लिए, कोई गरीब जन है, इसके पुलिस वाले इसको दबा देते थे। हालांकि आज भी होता है, परंतु ग्राउंड लेवल पर नहीं माना जाता। समझ रहे आप बात को? तो इस तरह से अब क्या कर दिया गया कि भाई देखो, सारे लोग समान है, पुलिस का काम इस जमींदार के ऊपर भी उतना ही लगेगा जितना इस गरीब के ऊपर लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक विभेद था, सामाजिक भेदभाव था, इसका उन्मूलन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर अच्छा, जो सामाजिक विशेषाधिकार था इसका भी अभाव हो गया। इसका क्या मतलब, जिसके पास ज्यादा पैसा था, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, बहुत पैसा है, तो भैया ये क्या करता था, ये इसके पास आज भी हालांकि पावर है, ठीक है, ये पैसा दे करके केस का रफा दफा कर सकता है, परंतु संविधान में ये प्रावधान किया गया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि विधि के समक्ष सब लोग समान हैं। तो चाहे ए नाम का कोई व्यक्ति हो, मजिस्ट्रेट के पास जाए तो भाई रुपया तो रुपया होता है, और बी नाम का कोई गरीब है, वो भी मजिस्ट्रेट के पास जाए, तो मजिस्ट्रेट का ये फर्ज है कि आर्टिकल 40 के तहत दोनों को समान न्याय दे। हालांकि चौट्टा बन जाते हैं कुछ लोग, क्या ही बताया जाए। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 40 हमारी सामाजिक विशेषाधिकार के अभाव करता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिलाता है, इसकी कमी करता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, सबको प्राप्त है दोस्तों। यानी विदेशी व्यक्ति के साथ भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, अखिलेश जी हैं, ए के मिश्रा हैं, और बी नाम का कोई विदेशी व्यक्ति है, दोनों लोगों ने मिल करके क्या करी, चोरी करी। ठीक है, चोरी करी, तो ऐसा नहीं है कि मैं भारत का हूं तो मेरे ऊपर कानून थोड़ा हल्का लगेगा, ना भाई साहब। और ये बेचारा विदेश का है तो इसको दबा देंगे पकड़ के, ना भाई साहब, दोनों लोग के ऊपर समान कानून लगेगा, चाहे हम हो चाहे ये हो, क्योंकि हम लोगों ने विधि के समस्त समानता हमारे संविधान ने दोनों लोग को दे रखी है। भाई तुम भी उतना, मैं भी उतना। समझ गए? क्लियर? अगला पॉइंट। अब तो यार इससे आसान भाषा में क्या समझाएं भैया, ये बात जो मैं आर्टिकल 14 चिल्लाया, जो विधि का शासन शब्द है किसने दिया, तो एक व्यक्ति है दोस्तों जिनका नाम है एवी डाइसी, जो कि ब्रिटिश नाविद हैं, एवी डाइसी, इनके द्वारा ये विधि का शासन शब्द दिया गया। तो इन्होंने, एवी डाइसी के द्वारा इन्होंने कहा दोस्तों कि जो विधि का शासन जिस भी संविधान में है, इसका मतलब कि इसमें इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति होती है, अर्थात किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के लिए सिवाय अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिवाय अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता, मतलब जब तक अपराध दोष सिद्ध नहीं हो जाती दोस्तों, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के उल्लंघन के सिवाय उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि मैंने चोरी करी, मान लीजिए, लेकिन हमारे आईपीसी में इसका कोई प्रावधान नहीं है, मान लीजिए, तो हमको नहीं दंड मिलेगा जी। हालांकि आईपीसी में है, समझे रहे, ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं आईपीसी में कोई ऐसा अपराध जो कि दंड ना हो, लेकिन ये कहते हैं कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति होगा। इसने राजा के मन में जेकर मन करे तेकर उठा के ले जाके सूली चढ़वा दो ना, जहां पे विधि का शासन है। अब ब्रिटेन में वाले में का, ब्रिटेन वाले में तो उल्टा होता है, राजा जब मन करेगा तब चढ़ा देगा, लेकिन भारत में विधि का शासन है, भारत में ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो मतलब ये नहीं कि जब मन करे जो करे वो कर दे, इच्छाधीन शक्तियां की अनुपस्थिति हो जाती है। लेकिन का चाइना में विधि का शासन है, जेका मन करता है तेका उठवा देते हैं भाई लोग। समझ रहे हैं? तो ये फायदा है विधि का शासन होने से। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता जहां पर विधि का शासन होता है, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, गरीब अमीर सब बराबर है। इसमें व्यक्तिगत अधिकार की प्रमुखता होती है, व्यक्तियों के अधिकार को इसमें देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कारण निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित उपबंधों के तहत सही है? ठीक है, करा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इनमें से दुकानों या सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। ये बात तो सही है भाई, सबको जाने दिया जाए। राज्य निधि से पोषित, मतलब अगर मान लीजिए मैंने एक कुआं खुदवाया है और उसमें राज्य सरकार ने 100 रुपया अपना दान दिया है, ठीक है, चलो, साधारण राज्य निधि से पोषित हो, ठीक है, चाहे पूर्णतः चाहे अंशतः, मतलब चाहे पूरा खुदवाने का सरकार दिया हो,
चाहे 50% सरकार और 50% गांव वाले मिलके दिए हों, ऐसा, ठीक है। या साधारण जनता के लिए समर्पित, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे स्नान घाट हो, यहाँ पर इस आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जाने से नहीं रोका जाएगा। तो ये बात भी आपका सही है, दोनों आपके सही हैं, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है का 2 है वो कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इनमें से किसी भी आधार पर उसको सार्वजनिक भोजनालय, दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश से या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के द्वारा अगर कहीं कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क है या सार्वजनिक समागम का स्थल है तो वहां पर उसे जाने से नहीं रोका जाएगा भाई साहब, इतना प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, 25 क्वेश्चन कराएंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? अच्छा, बच्चों के लिए, तो यह बच्चों के लिए तो याद रखिएगा 15 का 3, कौन सा 15 का 3, इसको आप याद रखिएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी यानी तीसरा। क्या कहता है 15 का 3? 15 का 3 ये कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 15 में जो बात लिखा गया है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, लिंग का मतलब मेल या फीमेल, ठीक है, तो क्या लिखा गया था, इसके आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यही 15 का 3 कहता है कि अगर राज्य चाहे, राज्य का मन करे, राज्य अगर आवश्यक समझे तो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। तो जैसे ही बात आया 15 के 3 तो आपके मन में आएगा तब तो सर जी 15 तो जो कहा गया है कि लिंग के आधार पर विभेद नहीं हो जाएगा उसे रोकना चाहिए, तो भाई हाँ रोकना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 3 कहता है, 15 का 3 कहता है कि भाई देखो बात ध्यान से सुनो कि जो भी बातें हैं अगर महिला और बच्चों के उत्थान के लिए किया जाएगा तो वो नहीं माना जाएगा 15 के अकॉर्डिंग, यानी जो लिंग के आधार पर जो हम चिल्ला रहे हो ना कि विभेद प्रतिषेध हो रहा है वो नहीं माना जाएगा। तो बस इतनी सी बात है 15 का 3 में, समझ रहे, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध सरकार कर सकती है, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण भी प्रदान करता है। तो ये पॉइंट याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, सरकार, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के लिए समूहों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, ठीक है। तो ये कैसा मौलिक अधिकार है? तो भैया समानता का अधिकार है। काहे कि आप जानते हैं समानता का अधिकार 14 से 18 तक है और ये प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? 15 के 3 में दिया गया है। तो इस तरह से ये कैसा है? समानता का अधिकार है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत रोचक रहा होगा। कल हम आगे बढ़ेंगे, आप भी थोड़ा पढ़ के आना, अनुच्छेद 16 से लगा करके कहाँ तक, अनुच्छेद 35 तक के सारे प्रावधान को डील करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और हो सकता है बने, अगर पॉसिबिलिटी बनी तो उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जितने भी वाद हुए उन सबको क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।